हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा सेल बायोलॉजी, जिसको हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। आज हम लोग उसी की कड़ी में अपना अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने दो सेल ऑर्गेनेल्स को, जो मुख्य हमारे सबसे बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेल्स थे, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो कि हमारा क्या था, प्लास्टिड, और दूसरा जो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग उसके आगे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में हमारा एक और सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसकी हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बात आपको बता दें कि हम, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आ रहा होगा, जो सेल बायोलॉजी का था, क्योंकि इंडोक्राइनोलॉजी में मैंने कुछ चीज़ें थी जो बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको कई सारे पार्ट में उसको दिया था। लेकिन हमारा सेल बायोलॉजी में ये उद्देश्य है कि आपको एक ही सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया जाए, लेकिन उस कंप्लीट सेल ऑर्गेनेल्स एक ही पर्टिकुलर पार्ट में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये आपका लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग आज कंप्लीटली क्या करेंगे, पूरे के पूरे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें क्या है, जब हम लोग बात करते हैं डबल सेल मेम्ब्रेन की, कि किसमें किसमें जो होती है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। तो डबल मेम्ब्रेनस में अपने को देखने को मिला था, एक हमारा क्या था, प्लास्टिड था, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। दूसरा जो हमारा था वो माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको भी ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। और तीसरा जो हमारा था वो क्या था, न्यूक्लियस, जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस में प्लास्टिड भी आता है, एज वेल एज क्या आता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों को मैंने आपको बताया था सेमी ऑटोनॉमस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जो कि जितने भी तरह के हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो न्यूक्लियस टर्म है उसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, 1831 ईस्वी में, सबसे पहले उनको यहाँ पर जो आर्किड रूट होती है, तो आर्किड रूट की जो आर्किड सेल्स थी वहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने उसको फर्स्टली रिपोर्ट करने का काम किया। इसका मतलब अगर अपने से कोई भी पूछे कि जो हमारा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का क्रेडिट किसको जाता है, तो न्यूक्लियस का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया हुआ था। किस में किया हुआ था, तो उस प्लांट का जो नाम है वो आर्किड प्लांट है, जिसके रूट में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखा था, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, आर्किड सेल बोला था। और उस आर्किड सेल्स में उन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले फर्स्ट न्यूक्लियस को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसका मतलब इसमें भी क्या होती है, दोहरी परत पाई जाती है, इसीलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, डबल मेम्ब्रेनस बोलते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे प्लास्टिड में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड में क्या होता है, हमारी जो बाहर की लेयर होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन, अंदर के लेयर को हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात अपने को देखने को मिलती है कि जो न्यूक्लियस की स्टडी होती है उसको हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी को क्या नाम देते हैं, हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, जो कंप्लीट सेल होता है। जैसे ये सेल है और इस सेल्स में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया गया। ये न्यूक्लियस जो होता है कंप्लीट सेल का क्या होता है, हार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, हार्ट ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल होता है। जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा गाल्जी बॉडी है, ये लाइसोसोम्स है, ये पैराक्सीसोम्स है, मतलब जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स का नाम देते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है, ये सेंटर में क्या होता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। वहीं पर प्लांट में अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होता है, नियर क्या होता है, पाया जाता है। वहीं पर एडिपोसाइट जो सेल्स होती है, उस एडिपोसाइट सेल्स में भी अपने को देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरी अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास क्या होता है, पाया जाता है।
तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि जो न्यूक्लियस होता है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं, द टर्म न्यूक्लियस, द टर्म, या ऐसे लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था? तो उसका जो नाम है मैंने आपको बताया अभी, रॉबर्ट ब्राउन है। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट ब्राउन है। कब किया था? 1831 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने? इसकी डिस्कवरी की थी। और जब 1831 ईस्वी में उन्होंने डिस्कवरी की थी तो किस में किया हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि ये आर्किड रूट में किया था। आर्किड रूट में, आर्किड रूट की जो आर्किड सेल होती है, उस ऑर्किड सेल्स में क्या किया था उन्होंने? देखा था कि क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो न्यूक्लियस की स्टडी को हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टडी, जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की स्टडी को हम लोग जो नाम देते हैं वो कैरियोलॉजी बोलते हैं। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि स्टडी, सॉरी, न्यूक्लियस आर आल्सो कॉल्ड एज, न्यूक्लियस आर आल्सो कॉल्ड एज, न्यूक्लियस को हम लोग दूसरे शब्दों में जो नाम देते हैं इसी को कैरियन भी बोलते हैं, क्योंकि कैरियन इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल का नाम देते हैं इसको हम लोग हार्ट ऑफ द सेल्स बोलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। और ये क्या होती है? हार्ट ऑफ द सेल्स के रूप में भी क्या होती है? जानी जाती है। तो अब हम लोग इतनी सारी चीज़ों को जब देख लिए, क्योंकि उसका सबसे क्या था? इंट्रोडक्टरी पॉइंट था। तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट में आपको एक नाम याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन का, आर्किड रूट याद रखना है। स्टडी को हम लोग कैरियोलॉजी बोलते हैं। न्यूक्लियस को दूसरे शब्दों में कैरियन भी बोला जाता है, ये बात याद रखनी है। अगली बात आपको याद रखनी है, न्यूक्लियस को हम लोग हार्ट ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को ही हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। अगली बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है? फॉलोइंग पार्ट में क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है, जिसमें क्या होता है? पहला जो होता है वो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरे की हम लोग बात करते हैं तो वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और चौथा जो पॉइंट इसमें देखने को मिलता है वो होता है क्रोमैटिन। क्या होता है? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म्स होता है, उसी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? क्रोमोजोम्स बोलते हैं। तो आज का हमारा ये लक्ष्य है कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पूरा का पूरा, न्यूक्लियोलस के बारे में एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाए। और अगला जो लेक्चर्स होगा वो हम लोग किस पे ले लेंगे? क्रोमैटिन अथवा क्रोमोजोम पे पूरा ले लेंगे। इस तरह से क्या होगा? आपका मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग का मतलब ये कि न्यूक्लियस के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे, एक पार्ट इसमें क्रोमैटिन बचेगा अथवा क्रोमोजोम जो इसका बचेगा, तो क्रोमोजोम को हम लोग अलग से पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। तो वो पढ़ने में हमको सही रहेगा कि हम पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोजोम को पढ़ लेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन से हमारे मेटासेंट्रिक होते हैं, कौन से सब मेटासेंट्रिक होते हैं, कौन से हमारे टीलोसेंट्रिक होते हैं, कौन से एक्रोसेंट्रिक्स होते हैं, हमारे क्रोमोजोम्स जो होते हैं कौन से यूक्रोमैटिन होते हैं, कौन से हेट्रोक्रोमैटिन्स होते हैं, तो कौन से, ये सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हम लोग टाइप्स में उसके काइंड्स को पढ़ लेंगे कि कौन से हमारे क्या होते हैं? लैम्ब्रस क्रोमोजोम्स होते हैं, कौन से हमारे जॉइंट क्रोमोजोम्स होते हैं, कौन से हमारे स्लाइवरी क्रोमोजोम्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्रोमोजोम्स में पूरा का पूरा क्या करेंगे? स्टडी कर लेंगे। इससे ये रहेगा कि अपने मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि एक साथ जब पढ़ेंगे तो इसको अलग से एक टॉपिक के रूप में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई होप। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोगों ने देखा था प्लास्टिड में नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोगों ने नंबर के अकॉर्डिंग देखा हुआ था कि अगर कोई ऐसा न्यूक्लियस है, कोई या सॉरी अगर कोई ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया गया, कोई ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया गया, जैसे हम लोग सीप सेल्स की बात करते हैं,
हम लोग ह्यूमन की आरबीसी सेल्स की बात करते हैं, हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी में, ब्लड प्लेटलेट्स में एज वेल एज क्या होता है, हमारा जो सीप सेल्स होती हैं फ्लोएम की, उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, और जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं उसको हम लोग इनन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तो अगली बात यहाँ पर जो हो गई वो क्या हो गई, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, या ऐसा लिख दें, नो न्यूक्लियस आर फाउंड कॉल्ड इन्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं उसको? इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। कोई ऐसी सेल जिसमें क्या होता है, नो न्यूक्लियस आर फाउंड, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अब ये इन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग किसकी बात करते हैं, ह्यूमन आरबीसी सेल्स की बात कर लें, ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्प सेल्स की बात कर लें, ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्प सेल्स की बात कर लें, तो ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो आरबीसी सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगली बात हम लोग कर लें, जो सीप सेल होती है, सीप सेल्स की बात कर लें तो सीप सेल्स में भी नहीं होता सीप सेल, अथवा इसको क्या नाम देते हैं, सीप ट्यूब बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है। वहीं पर अगर हम अगली बात करते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स में भी अपने को देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। इट मीन्स जो, अगर हम लोग बात करें कि ऐसी कोई सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको हम लोग इनन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। इनन्यूक्लिएटेड में ब्लड प्लेटलेट्स है, आरबीसी सेल है और सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो अपना न्यूक्लियस होता है ये टोटली क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हम लोग उनकी बात कर लेते हैं जिनमें अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एक सेल में कितने कितने तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं पाए जाते हैं। अगर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ए न्यूक्लिएटेड बोलेंगे या यूनि न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बाई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ट्राई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ देम केसेस में ये देखने को मिलता है कि क्या होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग हायर प्लांट की बात करते हैं, हायर एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, वो यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस अपने को देखने को मिलता है जो कि क्या होते हैं, हमारे बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं, हमारे ट्राई न्यूक्लिएटेड होते हैं। और एक खास बात ये भी है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये जो होता है फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये दोनों जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, ये दोनों में क्या होता है, ये अपने को देखने को मिलता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि यूनि न्यूक्लिएटेड नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियाई की, कौन कौन सी यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, कौन कौन से बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, कौन से ट्राई न्यूक्लिएटेड होते हैं, एज वेल एज कौन से क्या होते हैं, हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको पढ़ाते हैं नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में हमारे कितने तरह के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस में मैंने अभी अभी आपको बताया, पहला क्या है हमारा, वन न्यूक्लियस इन, या वन न्यूक्लियस पर सेल। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे पहले बात करते हैं वन न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब हम लोग उसको क्या नाम देंगे, उसको हम लोग जो नाम देंगे वो बोलेंगे यूनि न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसको, यूनि न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे उसको, यूनि न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। दूसरी बात, अगर वहाँ पर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो जो हमारा ट्यू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको,
बाई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। तीसरी बात, अगर यहाँ पर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, ट्राई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्राई न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। अगर वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नंबर ऑफ, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यूनि न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल क्या है। तो जो हमारे इंडिविजुअल जो कि यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं वो कौन से होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने को देखने को मिलता है कि वो कैसे होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब मोस्टली जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं एज वेल एज जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर हम लोग बाई न्यूक्लिएटेड की बात करते हैं तो बाई न्यूक्लिएटेड में अपने को देखने को मिलता है, जैसे हम पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात करें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में अपने को देखने को मिलता है कि कैसे होते हैं, ये हमारा बाई न्यूक्लिएटेड होता है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, एक मेगा होता है, क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है। हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब पैरामीशियम पढ़ेंगे। और अगर हम लोग ट्राई न्यूक्लिएटेड की बात करते हैं तो जो हमारा एक पैरामीशियम की स्पीसीज है, पैरामीशियम की एक स्पीसीज है जिसको हम लोग नाम देते हैं पैरामीशियम आउरेलिया। क्या नाम देते हैं इसको, पैरामीशियम आउरेलिया बोलते हैं। तो इस पैरामीशियम आउरेलिया में अपने को देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है एक ऐसा होता है, वो ट्राई न्यूक्लिएटेड होता है। इट मीन्स यहाँ पर 3 न्यूक्लियस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड के केसेस में अपने को देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं उसमें कई सारे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे अपने को देखने को मिलता है ओपेलाइना होता है, ओपेलाइना देखने को मिलता है। ओपेलाइना के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्केलेटन मसल्स होती हैं, उनमें अपने को देखने को मिलता है कि स्केलेटन मसल्स में भी कैसा होता है, इसमें भी नंबर ऑफ क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होते हैं ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लेकिन जो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ये क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि ये कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। कैसा होता है, ये सिनोसिटिक होता है। दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, वो देखने को मिलता है सिंसाइसियल होता है। कैसा होता है, सिंसाइसियल। एक हमारा होता है सिनोसिटिक, एक हमारा कैसा होता है, सिंसाइसियल होता है। तो जो सिंसाइसियल होता है ये ओनली एनिमल में देखने को मिलता है, ये ओनली एनिमल्स में देखने को मिलता है। जो सिनोसिटिक होते हैं ये किस में देखने को मिलता है, जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं या प्रोटिस्ट्स होते हैं उनमें। और दूसरा जो होता है ये केवल प्लांट्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, प्लांट में। तो सिनोसिटिक एज वेल एज हमारा सेंसाइसियल। तो सेंसाइसियल्स में अगर हम लोग देखें तो सेंसाइसियल्स का जो हमारा एग्जाम्पल्स होता है वो किस में देखने को मिलता है, जैसे जो एस्केरिस की एपिडर्मिस होती है उसमें देखने को मिलता है। एस्केरिस की जो एपिडर्मिस है उस एस्केरिस की एपिडर्मिस में अपने को देखने को मिलता है कि कैसा होता है, ये सेंसाइसियल होता है। नेक्स्ट अपने को जो देखने को मिलता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ओपेलाइना में देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया एनिमल में। और अगला जो देखने को मिलता है जो हमारी क्या होती है, स्केलेटन अथवा क्या होती है, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। स्केलेटन अथवा जो क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, उनमें क्या होता है अपने को ये देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम सिनोसिटिक की बात करते हैं तो जो सिनोसिटिक्स होता है वो अपने को कहाँ पर देखने को मिलता है, कि बाउचेरिया में। कहाँ पर, बाउचेरिया। ये एक तरह की क्या होती है, एल्गी होती है, उसमें देखने को मिलता है अपने को। और कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अपने को नेक्स्ट जो देखने को मिलता है वो राइजोपस में भी देखने को मिलता है, जो कि एक तरह की क्या होती है, फंजाई होती है, इसमें देखने को मिलता है। अगला जो अपने को देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, जो एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट,
इंडोस्पर्म, जो कोकोनट का इंडोस्पर्म होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। ये कैसे होते हैं, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये सिनोसिटिक्स होता है। तो प्लांट में भी देखने को मिला, बाउचेरिया प्लांट में कहाँ पर, बाउचेरिया में देखने को मिला, राइजोपस में देखने को मिला, और साथ ही साथ जो कोकोनट का एंडोस्पर्म्स होता है वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि ये कैसा होता है, ये हमारा सिनोसिटिक होता है। इस तरह से ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन जो होता है वो बनाता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के में एक न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो यूनिन्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ये बात आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बाय न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर तीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम लोग उसको ट्राई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस के यहाँ प्रेजेंट है तब हम लोग उसको क्या नाम देंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। वहीं पर जो हमारा यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लांट्स होते हैं एज वेल एज जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि कैसे होते हैं, ये सारे के सारे यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। बाय न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है जो हमारा पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है, पैरामीशियम की स्पीसीज है कॉर्डेटम, उसमें देखने को मिलता है कि बाय न्यूक्लिएटेड होता है। वहीं पर अगर हम लोग ट्राई न्यूक्लिएटेड की बात करते हैं तो जो हमारा पैरामीशियम ऑरेलिया की एक स्पीसीज है जिसमें 3 न्यूक्लियस देखने को मिलता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करते हैं तो ओपेलाइना में देखने को मिला, जैसे स्केलेटन मसल्स में देखने को मिला। लेकिन जब हम प्लांट और एनिमल्स अलग अलग कर देते हैं तो प्लांट में अपने को देखने को मिलता है कि जैसे बाउचेरिया में देखने को मिला, राइजोपस में देखने को मिला, एंडोस्पर्म में, यहाँ पर जो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। लेकिन कुछ हमारे कैसे होते हैं, सिंसाइसियल टाइप के होते हैं जो कि ओनली प्लांट में होता है, एज लाइक ओपेलाइना में, एज लाइक स्केर स्कीपिडर्मिस में, एज लाइक क्या होता है हमारा स्केलेटन मसल्स होता है जो कि किस में होता है, स्टेटर मसल्स में देखने को मिलता है, स्केलेटन अथवा स्टेटर मसल्स में। ये तो था क्या था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस की पोजीशंस क्या क्या है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं कि उसमें पोजीशन किस तरह से है, कौन सा सेंट्रिक होता है, कौन सा इसेंट्रिक होता है, कौन सा पेरिफेरल होता है, कौन सा बेसल होता है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो हमारा पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो जब पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अब आप दो का तो पढ़े ही हैं, प्लांट में और एनिमल्स में मैंने आपको बताया भी है कि प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पर देखने को मिलता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नियर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सेंट्रल में क्या होता है, एक बिग वैक्यूल्स, एक सिंगल वैक्यूल्स क्या होता है, लार्जर फॉर्म्स में क्या होता है वहाँ पर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसलिए वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो रिप्लेस हो जाता है कहाँ पर, उसके पेरिफेरी पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल में देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस क्या होता है अपने को देखने को मिलता है, पाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पोजीशन पर क्या होता है, पाया जाता है। तो क्या हेडिंग है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करते हैं कि न्यूक्लियस की क्या पोजीशंस है। यदि हम लोग न्यूक्लियस की पोजीशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है, पहला पार्ट है सेंट्रिक, कि सेंट्रिक न्यूक्लियस किस में होता है। तो जैसे सेंट्रिक न्यूक्लियस का मतलब, अगर ये हमारी सेल है तो सेल्स में अपने को देखने को मिलता है, ये क्या है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल क्या होता है, सेंटर में अपने को देखने को मिलता है। ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रिक बोलते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इट मीन जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल क्या हो, सेंटर पर हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रिक न्यूक्लियस का नाम देते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ देम जो हमारे एनिमल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो एनिमल सेल्स होती हैं, या एनिमल सेल्स की बात कर लें या एनिमल्स की बात कर लें, उसमें क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि कैसा होता है, सेंट्रिक होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इसेंट्रिक, दूसरी बात करें अगर हम लोग इसेंट्रिक, अगर हम लोग इसेंट्रिक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसेंट्रिक न्यूक्लियस जो होता है वो प्लांट में देखने को मिलता है। कहाँ पर, जैसे ये प्लांट सेल्स है, तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल्स क्या होता है, पाया जाता है, और इसके पेरिफेरी पर यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसमें अपनों को किस में देखने को मिलता है, ये इसेंट्रिक जो न्यूक्लियस होता है वो किस में देखने को मिलता है,
ये प्लांट सेल्स में अपने को देखने को मिलता है। जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एसेंट्रिक टाइप का होता है। वहीं पर अगर हम लोग तीसरी बात करें तो तीसरा जो है वह कैसा है, पेरिफेरल न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो पेरिफेरल न्यूक्लियस जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, एडिपोसाइट में। जैसे ये क्या हो गई, सेल हो गई। अब सेल्स के बाद क्या होता है, ये पूरी की पूरी हमारी क्या होती हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि ये एडिपोसाइट सेल्स में पाई जाती हैं। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल क्या होता है, इसके पेरिफेरी पर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट क्या होता है इसमें न्यूक्लियस का होता है, जो कि क्या होता है, बिल्कुल पेरिफेरी पर होता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल्स होता है वो क्या है, जिसको हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल्स में क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। एसेंट्रिक न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल्स में होता है, सेंट्रिक न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा जो होता है वो क्या होता है, बेसल होता है। बेसल न्यूक्लियस वो होता है जो कि क्या होता है, बिल्कुल बेस पर क्या होता है, पाया जाए। तो जैसे ये सेल है, ये बिल्कुल सेल है, तो बिल्कुल सेल के क्या होता है, यहाँ पर बेस पर क्या होता है, ये पाया जाता है। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो होती है ये क्या होती है, कॉलमनर सेल। क्या होती है, ये कॉलमनर सेल्स होती है। तो अपने को देखने को मिलता है कि जो बेसल न्यूक्लियस होता है, जो कॉलमनर सेल्स होती हैं, उन कॉलमनर सेल्स में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है, कॉलमनर सेल्स में देखने को मिलता है, जो कॉलमनर सेल्स होती हैं उस कॉलमनर सेल्स में अपने को देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, वो बेसल न्यूक्लियस होता है। इस तरह से क्या हो गया, ये पोजीशन के बिहाफ पर न्यूक्लियस हो गया। सेंट्रिक न्यूक्लियस एनिमल सेल्स में, एसेंट्रिक न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में, पेरिफेरल न्यूक्लियस एडिपोसाइट सेल्स में, बेसल न्यूक्लियस जो होता है वो हमारी कॉलमनर सेल्स में होता है। ये चार प्रकार के क्या हो गए, हमारे न्यूक्लियस हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक फार्मूला है, जिस फार्मूला को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओबर्टन। और साथ ही साथ इन केस में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे एक बात यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरिंग हर्टिंग हर्टिंग था। इन्होंने क्या किया था, एक न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक फार्मूला दिया था। हर्टिंग वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, एक फार्मूला दिया था। और वो फार्मूला जो होता है वो होता है एनपी बराबर जो होता है वो होता है बीएन अपान बीसी माइनस बीएन। इन्होंने न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म एज वेल एज उसका वॉल्यूम उन्होंने मेजरमेंट करने के लिए क्या किया था, उन्होंने एक फार्मूला क्या किया था, बनाया था। जिस फार्मूले का नाम, जो फार्मूला था वो क्या था, एनपी बराबर वीएन अपान बीएन बीसी माइनस बीएन। तो जो हमारा एनपी होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं। जो इसमें बीएन होता है, अगर हम लोग बीएन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये न्यूक्लियर वायलूम होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर वायलूम बोलते हैं। वहीं पर जो बीसी इसमें देखने को मिला है, अगर बीसी की बात करते हैं तो जो बीसी होता है वो साइटोप्लाज्मिक क्या होता है, वायलूम होता है या वायलूम ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक वायलूम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मिक वायलूम है। तो इस तरह से क्या देखने को मिला कि जो हमारे हार्टिंग्स वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था, एक फार्मूले को बनाया था, जिस फार्मूले का जो नाम था वो क्या था, एनपी बराबर क्या था, वीएन अपान बीसी माइनस बीएन था। तो इस तरह से क्या हो गया कि हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो अपने को देखने को मिला कि जहाँ पर हमारा क्या था, एनपी था वो क्या था, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स था। जो हमारा वीएन था वो क्या था, न्यूक्लियर वायलूम था। वहीं पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा बीसी था वो क्या था, साइटोप्लाज्मिक वायलूम हुआ करता था। और यहीं पर अगर हम लोग जो हमारा न्यूक्लियस है, अगर हम उस न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशंस की बात कर लें कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन होता है
तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन अपने को देखने को मिलता है, इसमें कुछ इसेंशियल्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे अपने को देखने को मिलता है कि सबसे इसेंशियल मात्रा में इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। उससे कम मात्रा में जो होता है अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पाया जाता है उसको हम लोग फास्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फास्फोलिपिड बोलते हैं। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि नेक्स्ट इसमें जो पाया जाता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। और नेक्स्ट जो इसमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, हमारा आरएनए होता है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली जो अपने को देखने को मिलता है वो यहाँ पर क्या होता है, 70% क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि लगभग 5% क्या होती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है। वहीं पर अप्रॉक्सीमेटली 10% क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है डीएनए पाया जाता है। वहीं पर 2 से लेकर के 3% जो अपने को देखने को मिलता है वो क्या होता है, यहाँ पर आरएनए पाया जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया कि प्रोटीन जो थी 70% पाई गई, फास्फोलिपिड जो था 5% पाया गया, डीएनए जो था इसमें 10% है, और साथ ही साथ अपने को आरएनए जो देखने को मिला वो कितना पाया गया इसमें, वो अपने को देखने को मिला कि 2 से लेकर के क्या हुआ, 3% पाया गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा उसका एक पार्ट हो गया जो कि इनक्रीज में हम लोगों ने देखा केमिकल कंपोजिशन में। हर्टविंग ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था फार्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। और साथ ही साथ इन केस में पोजीशन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो किसके द्वारा दिया गया, और साथ ही साथ उस फार्मूला दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये फार्मूला क्या है। तो आपको ये चीज़ अगर याद रहेगी तो आई होप आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इसके शेप की बात कर लेते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका शेप क्या क्या होता है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो हम आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकेडमिक बेस पे के लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशंस में हैं तो उसके लिए भी। तो हमने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया हुआ है, ताकि आपका बहुत सारे कंटेंट के साथ साथ आपको वो सारे के सारे फैक्ट मिल जाएं। जैसे होता है ना कि सारा का सारा जो आपका क्रीम है वो हम आपको पूरा फिल्टर करके दे रहे हैं। पूरी किताब का जो सार है उसको पूरा फिल्टर करके हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो क्या करें, आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, साथ साथ जो हम बोल भी रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसको भी आपका क्या करिए कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिए, जैसे भी समझ में आए, हिंदी में इंग्लिश हिंदी मिक्स करके जैसे भी आपको समझ में आए। बाकी जो भी फैक्ट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी पहले ही मेंशंस कर दे रहे हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो कि हमारा क्या होता है, शेप होता है। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो इसके कई सारे शेप्स होते हैं। जैसे अपने को देखने को मिलता है कि सर्कुलर होता है, सर्कुलर के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है ये बाइलोब्ड होता है, ये भी बाइलोब्ड अपने को देखने को मिलता है। बाइलोब्ड के साथ साथ इसके कई सारे जो पार्ट होते हैं वो भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इनका मोस्ट कॉमन शेप होता है वो क्या होता है, वो देखने को मिलता है कि वो ओवल शेप में होता था। हम लोग शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस का जो शेप है वो किस तरह से है। तो न्यूक्लियस के कई सारे शेप्स होते हैं। पहला सर्कुलर होता है, फिर ओवल होता है, फिर बाइलोब्ड होता है, मल्टीलोब्ड होता है। बहुत सारे इसके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको इसका एग्जाम्पल भी पता रहे कि किसमें किस किस तरह का क्या होता है शेप देखने को मिलता है। तो अगर अपने से कोई पूछे कि जो मोस्ट कॉमन शेप क्या है, तो मोस्ट कॉमन जो शेप होता है वो क्या होता है, हमारा सर्कुलर होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सर्कुलर। तो जो सर्कुलर होता है ये कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे देखने को मिलता है, ये सर्कुलर है। ये क्या हो गया, सर्कुलर। तो जो सर्कुलर है ये क्या है, मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन शेप ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्या होता है, ये शेप अपने को देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं, तो जो दूसरा है वो क्या है, ओवल है। सेकंड की बात करते हैं तो ओवल। अगर ओवल की बात करते हैं, जैसे ये सर्कुलर है तो थोड़ा सा इसको ओवल है तो बिल्कुल इस तरह से बना देंगे। ओवल जो देखने को मिलता है वो अपना किस में देखने को मिलता है, जो हमारे क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। किस में देखने को मिलता है, स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स में देखने को मिलता है। स्मूथ मसल्स को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया ओवल शेप किसमें होता है, स्मूथ मसल्स नाम नहीं दिया गया, उसमें विसरल मसल्स नाम दे दिया गया, तब भी इसी में होता है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स नाम दे दिया गया, तब भी इसी में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें याद रखिए कि इसको हम लोग अनस्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्टेटेड मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं, इसी को हम लोग इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, इसी को हम लोग विसरल मसल्स का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें याद रहे कि हाँ, ओवल जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ मसल्स में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग तीसरी बात करते हैं तो जो तीसरा होता है वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। तीसरा किस में देखने को मिलता है, बाइलोब्ड में देखने को मिलता है। तो बाइलोब्ड में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो लोब्ड, हम लोग क्या मतलब इसमें क्या होता है, दो लोब्ड ऐसे देखने को मिलता है। तो दो लोब्ड इसमें देखने को मिला। तो दो लोब जो देखने को मिलता है वो बेसोफिल्स एज वेल एज क्या होता है, स्नोफिल सेल्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ये जो हमारी वैसोफिल सेल्स होती हैं एज वेल एज क्या होती हैं, स्नोफिल। अब वैसोफिल और स्नोफिल अगर आपको मिला, इसका मतलब आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, WBC की। किसकी बात कर रहे हैं, WBC। क्योंकि WBC में क्या होती है, स्नोफिल, वैसोफिल एज वेल एज क्या होती हैं, हमारी न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। नॉट बैसो एसिडोफिल में, एसिडोफिल एज वेल एज स्नोफिल्स में क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा जो होता है वो क्या होता है, ट्राइलोब्ड। ये सब न्यूक्लियस हैं कि बाइलोब्ड। अब सर्कुलर न्यूक्लियस मोस्ट कॉमन शेप हो गया, जो कि प्लांट और एनिमल्स का हो गया सभी का। लेकिन ओवल जो हो गया वो स्मूथ मसल्स का हो गया। बाइलोब्ड जो हो गया वो एसिडोफिल एज वेल एज जो हमारी स्नोफिल्स की जो सेल्स होती है उसमें देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइलोब्ड की। तो ट्राइलोब्ड में क्या देखने को मिलता है, जो हमारा ट्राइलोब्ड होता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस हो गया। अब जो ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है ये क्या होता है, ये बैसोफिल्स में होता है। ये किस में होता है, बैसोफिल्स में देखने को मिलता है। कि जो WBC की बैसोफिल सेल्स होती है उसमें क्या होता है, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है हमारा, मल्टीलोब्ड। मल्टीलोब्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कई सारे क्या होते हैं, लोब्ड देखने को मिलते हैं। और जब इसमें कई सारे लोब्ड हो गए तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, इसमें कई सारे लोब जो हो गए वो देखने को मिल गए। तो जो नंबर ऑफ लोब जिसमें देखने को मिलते हैं, ये हमारी जो सेल्स होती है, इस सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं, ये क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स। ये किस में देखने को मिलती है, न्यूट्रोफिल सेल्स में क्या होती है, अपने को देखने को मिलती है कि कैसी होती है, मल्टी लोब्ड होती है। वहीं पर एक और भी होती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पांचवें नंबर की जो न्यूक्लियस होता है शेप में, वो क्या होता है, हार्स सू शेप्ड, हार्स शू शेप्ड होता है। तो हार्स शू शेप्ड जो अपने को देखने को मिलता है, ये बिल्कुल कैसा होता है, ये घोड़े के नाल के आकार के अथवा सी शेप में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये अपने को जो देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, वार्टिसेला में। किस में देखने को मिलता है, जो वार्टिसेला होता है उस वार्टिसेला में अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हार्स शू शेप में होता है। कैसा होता है, हार्स शू शेप में अपने को देखने को मिला। तब हम लोग शेप भी हो गया हमारा, नंबर भी हो गया हम लोगों का, साथ ही साथ हम लोगों ने न्यूक्लियस की सारी चीज़ों के बारे में और भी बेसिक पॉइंट को हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारा जो शेप है सर्कुलर याद रखना है, ओवल स्मूथ मसल्स में, बाइलोब्ड एसिडोफिल एज वेल एज स्नोफिल्स में याद रखना है। अब हमारा ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस है, ये बैसोफिल सेल्स में होता है। मल्टी लोब जो कि हमारे नंबर ऑफ लोब होते हैं उस न्यूट्रोफिल्स में देखने को मिलता है। हार्ट शू शेप जो देखने को मिलता है वो होता है वार्टिसेला। किसमें होता है, वार्टिसेला में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। तो ये हो गया उसका शेप। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। क्योंकि अभी न्यूक्लियस यहाँ पर बनाएंगे तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी करिए, और साथ ही साथ जितने भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं जो कि हमारे सेशन को देख रहे हैं, उन सभी के सभी क्या करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि हमारे जितने और भी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये सूचना नहीं मिली है वो इस सेशन को क्या करें, ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा सारा का सारा ये सेशन है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा हमारा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जो कि हमारा कोई पेड बैच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्या होगी, यूट्यूब के माध्यम, यूट्यूब पर क्या होगा, हमारे चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पर क्या होगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल है भी। बाकी जो सारी चीज़ें और भी हैं वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के पहले पहले हम प्रयास करेंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, उन सारे टॉपिक्स को क्या किया जाए, कवर कर लिया जाए। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, आप उसका पेपर उठा करके देखिए, पिछली बार टीजीटी से वहाँ से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सारे क्वेश्चन को हम बेसिकली क्या करेंगे, आपको कवर कराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आइए हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका एक स्ट्रक्चर बना दें, तब अपने को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है कैसा होता है, ये डबल वॉल्ड होता है। ये कैसा है, ये डबल वॉल्ड है। तो ये हो गया एक न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस की क्या हो गई, उसकी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन हो गई। ये न्यूक्लियस की डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन हो गई। इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कैरियोथीका बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, कैरियोथीका। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोथीका, कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैरियोथीका। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके बीच में क्या होता है, अपने को पोर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। ये कैसी होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ये बात भी अपने को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गई, ये उसके न्यूक्लियर पोर हो गए। इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर एक तरह का क्या होता है, जिलेटिनस मैट्रिक्स क्या होता है, फील्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का जिलेटिनस मैट्रिक्स फील्ड होता है। जिस जिलेटिनस मैट्रिक्स को हम लोग जो नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसी का एक नाम होता है कैरियोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोलिम्फ बोलते हैं। अथवा इसी को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस सैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सैप बोलते हैं। अथवा इसी को एक नाम और देते हैं, अथवा इसी को क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्म। इसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसी को कैरियोलिम्फ बोलते हैं, इसी को न्यूक्लियस सैप बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। इसमें क्या होती है, इसमें एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। जिस डार्कली स्टेन्ड बॉडी को हम लोग कुछ और नहीं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस हम लोग इसको बोलते हैं। और फिर साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है, इसमें क्या होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स है। यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि क्रोमैटिन फाइबर्स पाया जाता है। इसी की चर्चा जो है
हम आपको अगले पार्ट में करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। क्रोमैटिन फाइबर्स होता है, और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, किसके न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है हम यहीं पर बना दे रहे हैं। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सटेंड होती है, जो कि एक सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, फॉर्म्स करती है, जिसको हम लोग कुछ और नहीं जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, ईआर रेटिकुलम बोलते हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पर क्या होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तरह का ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। अब याद आपको ये रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका जो राइबोसोम्स होता है वो क्या होता है, बाहर आउट ऑफ द सेल्स, इट मीन्स आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होती है उसके अंदर पाया जा उसके ऊपर पाया जाता है। लेकिन जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो उसमें जो जो राइबोसोम्स होता था वो क्या होता था, उसके साइटोसॉल्स में अथवा उसके साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता था। मैट्रिक्स में हमको देखने को मिला था कि वहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस पाया गया था, और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिला था कि उसके साइटोसॉल्स में क्या था, राइबोसोम्स पाया गया था। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर 70S और 70S टाइप के राइबोसोम की चर्चा की कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, जो हमारा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी क्या होता है 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में जो राइबोसोम्स अपने को देखने को मिलता है वो कैसा होता है, वो अपने को देखने को मिलता है कि वो 80S टाइप का ही क्या होता है, राइबोसोम्स जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। कैसा होता है, 80S टाइप का ही जो राइबोसोम्स है वो यहाँ पर देखने को मिला। इस तरह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक न्यूक्लियस का क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हो गया। अब हम लोग इसके आगे और भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किसकी किसकी, जैसे आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स पाया जाता है, इन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या कर रही है। और एक खास बात ये भी कि जो कैरियोथीका, जिसे पहली बात कर लेते हैं कैरियोथीका की ही, कैरियोथीका की बात कर लेते हैं। तो कैरियोथीका जो होती है वो क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ये याद रखना, कैरियोथीका का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंपल शब्द में, अथवा क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, कैरियोथीका अथवा क्या बोलते हैं इसी को, याद रखिएगा, नहीं पता लगे भूल जाओ बार बार। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स होती है ये कैसी होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है। अगली बात, सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो लेट प्रोफेज होता है, लेट प्रोफेज में क्या होती है, ये डिसअपीयर हो जाती है। जो लेट प्रोफेज होता है उसमें क्या होती है, ये डिसअपीयर हो जाती है, अपने को देखने को मिलता है। लेट प्रोफेज में ये डिसअपीयर हो जाती है। वहीं पर अपने को देखने को मिलता है कि जो लेट टीलोफेज होता है, लेट टीलोफेज होता है, उसमें क्या होती है, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये क्या होती है, रीअपीयर हो जाती है इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होती है, ये क्या होती है, रीअपीयर हो जाती है। तो लेट प्रोफेज याद रखना है, ये डिसअपीयर हो गई। वहीं पर लेट टीलोफेज में क्या होती है, ये रीअपीयर हो जाती है। और साथ ही साथ अपने को एक बात याद रखना है कि ये लगभग जो न्यूक्लियोपोर की संख्या होती है वो लगभग क्या होती है, 10,000 से लेकर के 1,000 से, या 1,000 से लेकर के लगभग अपने को देखने को मिलता है कि ये 10,000 क्या होते हैं, न्यूक्लियोपोर जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसका जो शेप हम लोग बात करते हैं ये कैसा होता है, ये अपने को देखने को मिलता है ऑक्टागोनल शेप का होता है। कैसा होता है, ऑक्टागोनल शेप में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इसका जो लगभग डायामीटर्स होता है, इसका लगभग जो डायामीटर्स अपने को देखने को मिलता है वो कितना होता है, 800 एंगस्ट्राम। तो ये दोनों चीज़ें जो हो गई हमने आपको बताया पोर के बारे में। तो ये तीन की तीनों चीज़ें जो हो गई वो न्यूक्लियर पोर के बारे में हो गया।
क्यों मैंने इसमें बताया कैरियोथीका में? इसलिए क्योंकि कैरियोथीका ही जो डिसकंटिन्यूअस होकर के क्या बना रही है, न्यूक्लियर पोर को बना रही है। तो न्यूक्लियर पोर की जो संख्या होती है लगभग 1000 से लेकर के 10,000 होती है। ये ऑक्टागोनल शेप का होता है और साथ ही साथ इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग अपने को देखने को मिलता है 800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ये किसकी बात हो गई, न्यूक्लियर पोर की। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप याद रखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कैरियोलिम्फ बोलते हैं, इसी को हम लोग न्यूक्लियस सैप बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैरियोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब हम लोग जब न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो सबसे स्पेशल फॉर किसके लिए होता है, साइट फॉर जो होता है एंजाइम के लिए होता है। और एंजाइम में भी मेनली क्या होता है, फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए होता है। तो ये किसके लिए होता है, अपने को देखने को मिला एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इसमें क्या होते हैं, हमारे डाईवैलेंट आयंस क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। डाईवैलेंट आयंस में क्या कौन से होते हैं, मैग्नीशियम आयन होता है एज वेल एज क्या होता है, हमारे मैग्नीज आयन होते हैं। आप लोग वहाँ पर भी पढ़े थे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, ये दोनों जो होते हैं। वहाँ पर एक आप लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ा था कि क्या पाया गया था, हमारा फेरस, इट मीन्स आयरन पाया गया था, Fe2+। तो अगर आपको याद हो तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स मीन एंजाइम एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। तो वहाँ पर 3 था, तो आप तीनों याद रखिए कि तीनों के तीनों क्या होते हैं, वो एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले होते हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इसमें क्या होता है, mRNA प्रेजेंट होता है, इसी में tRNA होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है इसी में जो पाया जाता है हमारा क्या होता है, mRNA होता है। तो ये सो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, अपने को देखने को मिलता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है एज वेल एज क्या होता है, हमारा क्रोमैटिन फाइबर। जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पर देखने को मिला, तो उसकी चर्चा हमने आपको बताया था, क्रोमैटिन फाइबर्स की हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, जो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तब हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इसमें किसके बारे में, जो हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोलस की हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उस न्यूक्लियोप्लाज्म में अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ पर mRNA की सिंथेसिस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वहाँ पर एक एंजाइम भी पाया जाता है, जिस एंजाइम को हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। और जो mRNA के सिंथेसिस के लिए पाया जाता है वहाँ पर क्या होता है, mRNA के सिंथेसिस के लिए जो पाया जाता है उसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। डीएनए की रिप्लिकेशंस के लिए जो है ना, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल्स होता है उसको हम लोग डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलते हैं, एंजाइम का नाम देते हैं। ये बात भी अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट बात अपने को ये याद रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये कैसा होता है, ये स्लाइटली कैसा होता है, ये एल्कलाइन होता है। स्लाइटली कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। 7.4 अथवा ±0, मतलब 0.2, मतलब ये कम ज़्यादा हो सकता है, 0.22 ऐसे करके कुछ हो सकता है। मतलब जैसे 7.4 हो तो इसी में से क्या हो जाएगा, प्लस या तो 7.6 या तो 7.2 नियर अबाउट इसका क्या होगा, एल्कलाइन जो पीएच होगा वो अपने को देखने को मिलेगा। तो ये इसका क्या है, ये इसका पीएच अपने को देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वो होगा हमारा क्या, न्यूक्लियोलस के बारे में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसमें डिस्कस करते हैं जो कि हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोलस। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और बच रहा है तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसमें जो अगला पॉइंट है इसमें डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है, पहली बात आपको पता ही है कि न्यूक्लियोलस में किसी भी प्रकार की कोई भी जो बाउंड्री वाल मेम्ब्रेन्स होती है वो नहीं पाई जाती है। अब न्यूक्लियस में किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री वाल मेम्ब्रेन नहीं पाई गई। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस
तो न्यूक्लियोलस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? फोंटाना ने। अगर डिस्कवरी की बात आएगी, किसको जो किया था वो किसने किया था? फोंटाना ने किया था। फोंटाना किसने किया था? फोंटाना ने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की हुई थी कब? 1781 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर इसकी बात आ जाए टर्म की, इसके मतलब न्यूक्लियोलस टर्म किसने दिया था, तो उसको देने का जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिक बाउमेन को है। किसको है? बाउमेन ने 1840 ईस्वी में क्या किया था? 1840 ईस्वी में क्या किया था? उन्होंने इस टर्म को देने का काम किया और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है? एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? NOR ऑफ साइट क्रोमोजोम आर, इसी का एक नाम और है सैटेलाइट क्रोमोजोम। क्या है नाम है? सैटेलाइट क्रोमोजोम। वहीं पर अगर हम सैट की बात करते हैं तो SAT इसका मतलब होता है साइनो या साइन एसिड। क्या होता है? साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिन। क्या बोलते हैं? थाइमोन्यूक्लिन। मतलब साइन एसिड क्या होता है? थाइमोन्यूक्लिन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है? नो मेम्ब्रेन्स आर फाउंड। नो मेम्ब्रेन्स आर फाउंड। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो नहीं पाई जाती है। अब इसमें अगर कोई तरह की किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन्स नहीं पाई गई, इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो क्या पाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो क्रोमैटिन के क्या होते हैं? फाइब्रिल से ही क्या होते हैं? अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो हो गया, इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन न्यूक्लियस या क्रोमैटिन फाइब्रिल्स क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियोलस का क्या होता है? क्रोमैटिन फाइब्रिल्स होता है और इसके अंदर क्या होता है? एक तरह का एमॉर्फस सबस्टेंस। एमॉर्फस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जिसका कोई डिफिनिट फॉर्म्स ना हो, डिफिनिट शेप्स ना हो, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पार्स एमार्फा। क्या बोलते हैं? पार्स एमार्फा बोलते हैं जिसी को। इसमें एक तरह का क्या होता है? एमार्फस सबस्टेंस फिल्ड होता है। एमार्फस जो सबस्टेंस होता है वो क्या होता है? फील्ड होता है। और जनरली जो न्यूक्लियस होता है, जनरली जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, जनरली जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होता है? एक न्यूक्लियस में केवल एक ही होता है। लेकिन ओनियन की बात करते हैं, ओनियन में क्या होते हैं? इसमें अपने को देखने को मिलता है कि मेनी न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो मेनी न्यूक्लियोलस होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आपका बच रहा है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिन फाइब्रिल्स बोलते हैं। तो क्रोमैटिन फाइब्रिल्स और इसी क्रोमैटिन का जो कंडेंस फॉर्म्स होता है, इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रोमोजोम्स का नाम देते हैं। इसको हम लोग लेटर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसके और भी क्या होते हैं? हमारा न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियोलस के फंक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोलस के फंक्शंस की बात करें तो मेनली क्या होता है? RNA सिंथेसिस में, mRNA या rRNA सिंथेसिस में क्या होता है? ये हेल्पफुल अपने को देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इसमें क्या होते हैं? RNA फाइब्रिल्स भी पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। वहीं पर अगर हम लोग न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? स्टोर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है? स्टोर्ड होता है। इसीलिए क्या होता है? ये एक ऑफस्प्रिंग से क्या होता है? नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की तरफ क्या करता है? ये मूव ऑन करता है। तो ऐसे कई सारे बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस के होते हैं। इस तरह से अपने को एक ओवरऑल कंप्लीट जो व्यू है वो अपने को पता चल गया इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक जो है क्रोमोजोम
छोटा सा क्या, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज इसको इसी में पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा कवरअप नहीं होगा, तो हम लोग क्रोमोजोम को क्या करेंगे, अलग से कंप्लीट उसको क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल व्यू आपका जो था वो किसके बारे में था, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट खत्म हो गया। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस टर्म को किसने दिया, आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन को। न्यूक्लियोलस टर्म को किसने दिया, आपको याद रखना है कि टर्म को देने का काम बाउमेन का है। डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि किसने डिस्कवरी की थी, फोंटाना ने क्या किया था, न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की। और बाकी आपको पता ही है कि आर्किड में क्या किया गया था, उसको देखा गया था। और जो एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियोलस होता है। लेकिन जब हम ओनियन की बात करते हैं, ओनियन में क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये तो था आपका कंप्लीट किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि जितने भी हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं ये सभी एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल है। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल की तैयारी के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे आप टीजीटी की, केबीएस की, एनबीएस की, पीजीटी की, किसी भी प्रकार के आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।